हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है पुनीत कुमार। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन जो हमने यूजीसी नेट की सीरीज चलाई है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और कल के प्रश्न का आंसर भी हम बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये सीरीज आपको यूजीसी नेट प्लस एलटी और पीजीटी का जो हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें से यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और वैसे ही रिपीट होते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कल के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो बात की जाए कि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोगी हरि जी की यह रचना है। अब व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग, वीणा, वीर, सत्सई, ये किनकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। आगे बात करेंगे हम जगन्नाथ दास रत्नाकर। चार ऑप्शनों को हम डिस्कस करेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक। और आगे है दुलारे लाल भार्गव। तो दुलारे दोहावली इनकी रचना है। सुकवि, सत्सई और पावस पचासा ये किसकी रचना है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो आज का जो हमारे क्वेश्चन है 10, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने कथन और स्थापना को, तर्क और स्थापना बतानी है। तो दी गई कथन में दो, एक स्थापना है और एक तर्क है। स्थापना क्या है? आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क क्या कहता है? क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही है और आर भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसकी व्याख्या देख देते हैं कि आधुनिकता शब्द नवीनता का बोध कराता है। तो आधुनिकता शब्द क्या है? ये नवीनता का बोध करवाता है और यह एक अनवरत, अनवरत का अर्थ क्या होता है? लगातार और अंतहीन, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो अंतहीन का क्या अर्थ हुआ? कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। यह सदैव परिवर्तित होते रहता है और प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों, संभावनाओं को जन्म देता है। अतः स्थापना ए और आर तर्क दोनों सही है। तो राइट आंसर 2 हो गया हमारा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? तो इन काव्य पंक्तियों का क्या आशय है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ हुआ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? इन काव्य पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य अस्त हो गया, आसमान से लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियां अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। तो ऑप्शन दिया है ए बी। पहला ऑप्शन ए बी, दूसरा ऑप्शन है बी डी, तीसरा ऑप्शन है बी सी और चौथा ऑप्शन है ए सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और आपका डी, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। व्याख्या देख लेते हैं। तो उक्त पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना की ये पंक्तियां है और किस से ली गई है? प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई ये पंक्तियां हैं।
प्रिय प्रवास से ली गई प्रथम सर्ग से ली गई यह पंक्तियां हैं। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आपका क्लियर हो गया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रिय प्रवास। इसकी कथा वस्तु का आधार बात की जाए तो इसका कथा वस्तु का आधार श्रीमद् भागवत का 10वीं स्कंद है। इन पंक्तियों में संध्या काल का वर्णन है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी हो सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका उसमें यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इन पंक्तियों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें किसका वर्णन है, तो संध्या काल का इसमें वर्णन है। ऑप्शन बी डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 4 पंक्तियां दी गई है और उनके कवियों को आपने बताना है। कौन परी यह बहनी अरि नित नीर भरी गगरी डर कावे, पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी, जन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला। आगे है सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान, जुद जुरिवे में नेकू जे न मुरके। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो जो आपका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम। इसका जो पहले का ऑप्शन है, पहले का आपका है ए का आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो अब देखते हैं हम ऑप्शनों में, तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम कि कौन करी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी डरकावे। तो ये किसकी पंक्ति है, प्रताप शाही की पंक्ति है। गुलगुली गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुणी जन है चांदनी, गुणी जन है चांदनी, है चिक है चिरागमान की माला, है चिक है चिरागमान की माला, पद्माकर जी की यह पंक्ति है। आगे है सेवर सिवाई हम उन राजपूतन के दान, जुदुद जुर्बे में नेकू जेना मुरके। तो ये ठाकुर जी की पंक्ति है। आगे है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कत नवीन, ये देव जी की पंक्ति है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 4 कोटेशनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, चारों ऑप्शनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे है अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका में सर्वाधिक संवर्धित किया गया, तो किसमें किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस। हंस किसकी पत्रिका है, तो हंस किसकी पत्रिका की है। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन बनारस से होता था, और इसके संपादक की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। इस पत्रिका ने अस्मिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया, खास तौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्य धारा को केंद्रित विषय बना दिया। इसी पत्रिका में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को हिंदी की मुख्य धारा का केंद्रीय विषय बना देने में हंस पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान है। हंस पत्रिका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हमारा क्वेश्चन है ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली को, उक्त कथन किसका है। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, तो ये किसकी पंक्ति है। ऑप्शन दी गई है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। उत्कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। शिव प्रसाद सितारे हिंदी और उर्दू दोनों के पक्षधर थे। उन्होंने सन 1845 ईस्वी में बनारस अखबार नामक एक हिंदी पत्र निकाला। तो बनारस नाम अखबार नामक क्या निकाला इन्होंने, हिंदी पत्र निकाला, जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया, किंतु इसमें फारसी अरबी शब्दों की भी बहुलता देख रहती थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में ही रचना लिखी। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी और उर्दू दोनों में ही रचनाएं लिखी है। तो राइट आंसर हो गया आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कहता हूँ आँखें देखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी तो कहता है कागज की लेखी। तो इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है। आशय की बात की जाए तो 4 ऑप्शन दी गई है आपकी। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बढ़ा। तो राइट आंसर आपका
4 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभव अनुभवजन्य ज्ञान को वरीयता दी है। अनुभवजन्य ज्ञान को क्या दी है? सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते हैं कि मैं अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देता हूँ, आंखों देखी बात पर विश्वास करता हूँ और उसी को कहता भी हूँ, जबकि तुम शास्त्र को प्रमाणिक मानते हो और कागज की लिखी बात पर यकीन करते हो। अतः विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। तो गीति नाट्य कौन कौन से है? पहला ऑप्शन दिया है अग्निलिक, उन्मुक्त, नेपथ्यराग, त्रिशंकु। तो राइट आंसर की बात की जाए तो आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी हम देखें कौन से ऑप्शन में है, तो आपका बी सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। अग्निलिक ये गीति नाट्य है। विधा की बात की जाए तो गीति नाट्य है। उन्मुक्त गीति नाट्य है। नेपथ्य राग की बात की जाए तो नाटक है। त्रिशंकु भी नाटक है। अग्निलिक की प्रकाशन काल की बात की जाए तो 1976 में भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और उन्मुक्त की बात की जाए तो 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन काल है और सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। बात की जाए नेपथ्य राग की, नाटक 2004 है और किसका है? मीरा कांत जी की ये रचना है। मोस्ट रचना है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नाटक त्रिशंकु की बात की जाए तो 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है और ब्रजमोहन शाह की रचना है। मोस्ट है त्रिशंकु, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो किस आर्टिकल अनुच्छेद में होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 आपका उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में ही होगी। और 43 क्या कहता है आपका? ऑप्शन चारों को देखें हम। 43 की बात की जाए तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बोली। मोस्ट है, ये आपका एलटी के कमीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट है, 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि काफी बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आगे है 344, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन में से संबंधित। तो 344 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग बनेगा एक और समिति के गठबंधन से संबंधित है। 46 की बात की जाए 346 की, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिक की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। आगे है हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश की बात की जाए तो किस भाषा का शब्द है ये? तो दोस्तों हिंदी का भी नहीं है, अरबी का भी नहीं है ये सिफारिश, और तुर्की का भी नहीं है। तो सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं हम फारसी भाषा के कौन? सिफारिश है, आमदनी है, सरकार है, इत्यादि, ये है फारसी भाषा। अरबी भाषा की बात की जाए किताब, मौसम, दावत इत्यादि क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। मोस्ट है, किताब काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और तुर्की भाषा की बात की जाए तो उर्दू, कैंची, कालीन इत्यादि ये क्या है? तुर्की भाषा के शब्द है। उर्दू आपसे पूछा जा चुका है यूजीसी में कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो 4 ऑप्शन दी गई है और आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन दी है कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता की बात की जाए तो कुकुरमुत्ता का आपका प्रकाशन वर्ष है 1942 और जो आपका विष्णुप्रिया है, विष्णुप्रिया की बात की जाए तो इसका है 1957 प्रकाशन वर्ष। और आंगन के पार द्वार की बात की जाए तो 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। और जो आपका चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये मुक्ति बोध जी की रचना है। और जो आपकी चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार की बात की जाए तो अज्ञे जी की ये रचना है। तो व्याख्या देख लेते हैं हम। कुकुरमुत्ता 1942 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। विष्णुप्रिया की बात की जाए तो 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों।
और आंगन के द्वार की बात की जाए, आगे की रचना है 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। चांद का मुंह टेढ़ा की बात की जाए तो 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। मुक्ति बोध जी की रचना है, मोस्ट है। ये चारों रचनाएं काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे है जमीन पक रही, किसकी कविता संग्रह है? जमीन पक रही किसकी कविता संग्रह है? 4 ऑप्शन दिए, नागार्जुन है, नरेश मेहता है और केदारनाथ अग्रवाल है। उसके बाद केदारनाथ सिंह है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही। ये काव्य संग्रह, रचना नहीं काव्य संग्रह है। जमीन पक रही इनका काव्य संग्रह है। एक अकाल में सारस, अभी बिल्कुल, अभी यहाँ से देखो इत्यादि, ये क्या है? कविता संग्रह है केदारनाथ सिंह के। और नागार्जुन की बात की जाए तो युगधारा इनका काव्य संग्रह है। सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जुतियों का कोर्स, हजार हजार बाहों वाली, ये क्या है? इनकी काव्य संग्रह है। ये आपसे पूछा जा चुका है। पुरानी जुतियों का कोर्स किसका काव्य संग्रह है? मोस्ट है ये। आगे है बनपांखी सुनो। बनपांखी सुनो नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह है। बोलने दो चिड़ों को, बोलने दो चिड़ों को, ये काव्य संग्रह किसका है? नरेश मेहता जी का है। संशय की एक रात, संशय की एक रात मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता का काव्य संग्रह है। महाप्रस्थान इत्यादि क्या है? एक महाप्रस्थान भी एक काव्य संग्रह है। किसका है? नरेश मेहता जी का है। केदारनाथ अग्रवाल की बात की जाए तो फूल नहीं रंग बोलते, फूल नहीं क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। नींद के बादल की बात की जाए दोस्तों, नींद के बादल किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का है। युग की गंगा, युग की गंगा मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। लोक और आलोक, लोक और आलोक भी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। आगे है हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये आपके लिए है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा जी की है? तो अंधेरे में कविता है। और बात की जाए तो मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में कविता 4 ऑप्शन दिए गए। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीव सर्वहारा वर्ग में तादात्म्य कैसे स्थापित करे। और दूसरी ऑप्शन है कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। अगला ऑप्शन है हमारा मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि संदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निस्सहाय चालक होने के साथ ही बेहद अत्यायी है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कोई 2 ऑप्शन राइट हो गए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे 10 प्रश्न खत्म हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।